Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ में एक यूपीएससी अभ्यर्थी के भेजे हुए स्रोत हैं और ये स्रोत हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एनसीईआरटी के 12वीं कक्षा की किताब भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और विकास और इसका दूसरा अध्याय सांस्कृतिक परिवर्तन। आज हम इसी अध्याय की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी इससे सवाल कैसे और क्यों पूछता है। और हाँ, इस तरह के और विश्लेषणों के लिए हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें, ये हमें बहुत मदद करता है। स्वागत है। और ये अध्याय इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है कि जब एक सदियों पुरानी सभ्यता एक नई, आधुनिक और ताकतवर औपनिवेशिक शक्ति से टकराती है तो होता क्या है। उस टक्कर से समाज में कैसी लहरें उठती हैं। तो आज हम इन्हीं लहरों को समझने की कोशिश करेंगे, जिन्हें हम आमतौर पर 4 प्रक्रियाओं के नाम से जानते हैं: सामाजिक सुधार, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण। वाह, ये तो पूरी चर्चा को एक कहानी की तरह बना देता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो किताब कहती है कि 19वीं सदी में एक बड़ा अजीब सा माहौल था। एक तरफ तो भारतीय युवा अंग्रेजी स्कूलों में जॉन लॉक, रूसो इन सब को पढ़ रहे थे, स्वतंत्रता और उदारवाद की बातें कर रहे थे। हाँ, और दूसरी तरफ वो खुद एक ऐसे शासन के गुलाम थे जो उन्हें कोई आज़ादी नहीं दे रहा था। ये तो एक दिमागी कश्मकश रही होगी, है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास था और इसी कश्मकश से आप कह सकती हैं सामाजिक सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ। और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई नई टेक्नोलॉजी ने। अच्छा, सोचिए, प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो अब विचार सिर्फ जुबानी नहीं रहे, वो छपकर दूर दूर तक पहुंचने लगे। टेलीग्राफ और रेलवे ने देश को भौगोलिक रूप से जोड़ दिया। अब बंगाल के केशव चंद्र सेन मद्रास जाकर भाषण दे सकते थे और पंडिता रमाबाई पूरे देश का दौरा कर सकती थी। इसने पहली बार एक अखिल भारतीय बहस को जन्म दिया। लेकिन ये बहसें सिर्फ अंग्रेजों और भारतीयों के बीच तो नहीं रही होंगी, मतलब समाज के अंदर भी तो मतभेद हुए होंगे। यही सबसे दिलचस्प बात है। ये कोई एक तरफा लड़ाई थी ही नहीं। जब राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज ने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जी, तो बंगाल के रूढ़िवादी हिंदुओं ने फौरन धर्म सभा नाम का संगठन बना लिया। अच्छा, उनका तर्क था कि आप कौन होते हैं हमारे धर्म ग्रंथों की व्याख्या करने वाले, ये अधिकार सिर्फ हमारा है। तो सुधार की हर कोशिश का एक जवाबी विरोध भी हो रहा था। समाज अपने भीतर ही जूझ रहा था। और मुझे लगता है कि एक आवाज और थी जो इन दोनों ही बहसों से अलग थी। मैं एनसीईआरटी में दिए गए ज्योतिबा फुले के स्कूल की एक 13 साल की छात्रा मुक्ताबाई के लेख का जिक्र कर रहा हूँ। 1852 में उन्होंने जो लिखा वो आज भी मतलब चौंका देता है। क्या लिखा था? उन्होंने लिखा, उस धर्म का नाश हो जहां केवल एक को विशेष अधिकार मिले और बाकी सब वंचित रहें। वाह! ये आवाज तो न सुधार की थी न परंपरा की, ये तो पूरे सिस्टम को चुनौती दे रही थी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मुक्ताबाई की आवाज दलित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। वो कह रही थी कि हमें इस हिंदू व्यवस्था में कोई सुधार नहीं चाहिए, हमें इससे मुक्ति चाहिए। और यूपीएससी यही गहराई देखना चाहता है। अच्छा, वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि ब्रह्म समाज किसने बनाया, वो ये जानना चाहता है कि क्या आप समाज के भीतर चल रहे इन अलग अलग विचारों के टकराव को समझते हैं। अच्छा, अब समझ आया। जैसे 2013 प्रीलिम्स में एनी बेसेंट पर एक सवाल आया था। सवाल में 2 कथन थे, एक कि वो होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार थीं, और दूसरा कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। पहले मुझे लगा ये सिर्फ तथ्य याद रखने का खेल है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। परीक्षक ये देखना चाहता है कि क्या आप धागों को जोड़ सकते हैं। कैसे एक विदेशी महिला जो एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए भारत आई जी, वो यहाँ के सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन का चेहरा बन गई और फिर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष भी। ये जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक भूमिकाओं का संगम है, यही भारत के सुधार आंदोलनों की असली कहानी है। यूपीएससी तथ्यों के पीछे का ये पैटर्न जानना चाहता है। ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो एक तरफ ये पढ़े लिखे शहरी लोग समाज को बदलने की बड़ी बड़ी बहसें कर रहे थे, लेकिन भारत तो गांवों में बसता है। वहां समाज के अंदर क्या चल रहा था? क्या वहां सब कुछ ठहरा हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है।
और यहीं पर समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास की दी हुई एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा सामने आती है, जिसे उन्होंने संस्कृतिकरण कहा। शहरों की इन बहसों से दूर गांव में सामाजिक गतिशीलता का एक अलग ही खेल चल रहा था। संस्कृतिकरण, मैंने ये शब्द कई बार पढ़ा है। इसका सीधा साधा मतलब तो यही है कि जो जातियां सामाजिक सीढ़ी में नीचे मानी जाती हैं, वो ऊपर उठने के लिए ऊंची जातियों, खासकर ब्राह्मणों या क्षत्रियों के रीति रिवाज, खान पान और जीवन शैली की नकल करने लगती हैं। मतलब अगर वो शाकाहारी हो जाएं या जनेऊ पहन लें तो शायद समाज में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। हाँ, मोटे तौर पे यही है। ये एक तरह से सामाजिक गतिशीलता का देसी तरीका था। लेकिन इसकी दो बहुत बड़ी आलोचनाएं हैं जिन्हें समझना यूपीएससी मेंस के लिए बेहद जरूरी है। क्या है वो? पहली, ये सामाजिक बराबरी की बात नहीं करता। ये उसी असमानता पर आधारित व्यवस्था को और मजबूत करता है। आप ये नहीं कह रहे कि जाति व्यवस्था खराब है, आप कह रहे हैं कि मुझे इस खराब व्यवस्था में बस एक बेहतर जगह दे दो। ये पवित्रता और छुआछूत की धारणा को ही सही ठहराता है। मतलब ये व्यवस्था को चुनौती नहीं देता, बल्कि उसी का हिस्सा बन जाता है। और दूसरी आलोचना क्या है? दूसरी आलोचना ये है कि इससे समाज के ढांचे में कोई खास बदलाव नहीं आता, बस कुछ व्यक्तियों या समूहों की स्थिति बदल जाती है। अच्छा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमेशा सफल नहीं होता था। अक्सर उच्च जातियां किसी निम्न जाति के इन दावों को स्वीकार नहीं करती थीं। और इसका नतीजा कई बार हिंसा के रूप में भी निकलता होगा। बिल्कुल। लेकिन क्या आज भी ये प्रक्रिया उतनी प्रासंगिक है? मुझे लगता है अब इसका एक उल्टा चलन भी दिख रहा है, जिसे हम दलित अस्मिता का उभार कहते हैं। अब नकल करने की बजाय अपनी पहचान पर गर्व करने पर जोर है। बिल्कुल सही। पिछले कुछ दशकों में दलित चेतना ने संस्कृतिकरण के विचार को काफी हद तक नकार दिया है। अब तर्क ये है कि हम किसी की नकल क्यों करें? हमारी अपनी एक समृद्ध संस्कृति और इतिहास है, हम उस पर गर्व करेंगे। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। इसीलिए जब जीएस पेपर 1 में जातिगत गतिशीलता पर सवाल आता है, हाँ, तो आपको संस्कृतिकरण समझाना होगा, उसकी आलोचना करनी होगी और फिर दलित अस्मिता के उभार को इसके एक काउंटर नैरेटिव के तौर पर पेश करना होगा। तब जाके आपका जवाब पूरा होगा। समझ गया? तो एक रास्ता था भीतर की उच्च जातियों की नकल करना, लेकिन उस समय तो एक और ताकतवर समूह मौजूद था, अंग्रेज। तो क्या उनकी नकल करने की भी कोई प्रक्रिया चल रही थी? हाँ, और उसे श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का नाम दिया। ये संस्कृतिकरण से बिल्कुल अलग था। जब हम पश्चिमीकरण शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में अक्सर जीन्स, पिज्जा या अंग्रेजी बोलना ही आता है। सही। लेकिन ये मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प था। किताब में एक बड़ा मजेदार उदाहरण है दलिया वाला। हाँ, बताया गया है कि कैसे एक परिवार में दलिया अलग अलग कटोरियों में परोसा जाने लगा, क्योंकि वो अंग्रेजी तरीका था, जबकि पारंपरिक तरीका था कि सब कुछ एक ही बर्तन में मिलाकर पकाया जाए। ये तो बहुत छोटी सी बात है, पर दिखाती है कि बदलाव कितना गहरा था। ये बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि पश्चिमीकरण सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं था, वो हमारे किचन, हमारे खाने की मेज और हमारी रोजमर्रा की आदतों में घुस गया था। और इसका असर कला पर भी पड़ा। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स को देखिए। विषय उनके एकदम भारतीय हैं, वो देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं के चित्र बना रहे हैं, लेकिन तकनीक वो पूरी तरह से पश्चिमी है। ऑयल पेंटिंग का इस्तेमाल। हाँ, ऑयल पेंटिंग का इस्तेमाल, यथार्थवादी चित्रण। अरे भाई, ये तो कमाल की बात है। मतलब राजा रवि वर्मा ने तकनीक पश्चिम से ली, लेकिन आत्मा भारतीय रखी। ये तो एक तरह का कलात्मक जुगाड़ हो गया, जिसने भारतीय आर्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, ये एक तरह का सांस्कृतिक संगम था। श्रीनिवास का एक दिलचस्प अवलोकन था कि आमतौर पे उच्च जातियां पश्चिमीकरण की तरफ भागती थी, जबकि निम्न जातियां संस्कृतिकरण का रास्ता अपनाती थीं। अच्छा। लेकिन ये भी कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। केरल के थिया जैसे कई समुदाय जो पारंपरिक रूप से निम्न माने जाते थे, उन्होंने भी पश्चिमी शिक्षा और जीवन शैली को अपनाया। और एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि पश्चिमीकरण का मतलब हमेशा ब्रिटिश प्रभाव नहीं होता। आज के दौर में इसका मतलब अमेरिकी प्रभाव ज्यादा हो गया है। जैसे किताब में उदाहरण है कि पूरी दुनिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले की तारीख को 9/11 कहती है। सही। जबकि अमेरिका के बाहर ज्यादातर देश तारीख को दिन, महीना, साल के फॉर्मेट में लिखते हैं। ये दिखाता है कि सांस्कृतिक प्रभाव का केंद्र कैसे बदल गया है। ये वैश्विक शक्ति संतुलन को समझने का एक बेहतरीन सांस्कृतिक पैमाना है, और यहीं पर यूपीएससी आपको पकड़ता है। 2015 के मेंस में एक सवाल था, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले क्यों हुई? औद्योगिकरण के दौरान वहां के लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर चर्चा करें। भारत में वर्तमान स्थिति से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है?
ये सवाल तो इतिहास या अर्थव्यवस्था का लगता है। ऊपरी तौर पर लगता है, पर इसकी जड़ें पश्चिमीकरण में है। औद्योगिक क्रांति वो इंजन थी जिसने पश्चिमीकरण को पूरी दुनिया में फैलाया। वो आपसे सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की गहरी समझ की मांग कर रहे हैं, वो भी भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो अब तक हमने 3 प्रक्रियाओं को समझा, लेकिन 2 शब्द और हैं जो अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण। मुझे ये हमेशा एक जैसे लगते हैं। क्या इनमें कोई फर्क है? ये एक बहुत ही आम उलझन है और इसे साफ करना बेहद जरूरी है। देखिए, पश्चिमीकरण का मतलब है पश्चिम की जीवन शैली, आदतों और संस्थानों को अपनाना, लेकिन आधुनिकीकरण एक ज्यादा व्यापक और गहरी प्रक्रिया है। इसका संबंध टेक्नोलॉजी या पहनावे से नहीं, बल्कि मूल्यों से है। कैसे मूल्य? जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, हर बात को तर्क की कसौटी पर कसना, सार्वभौमिक मूल्यों में विश्वास करना, जैसे लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकार, और ये मानना कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म या जाति से नहीं, बल्कि उसकी उपलब्धियों और काबिलियत से होनी चाहिए। अच्छा, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति धोती कुर्ता पहनता हो, लेकिन सोच में पूरी तरह आधुनिक हो, और ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति सूट बूट पहनता हो, लेकिन सोच में एकदम जातिवादी और परंपरावादी हो। ज्योतिबा फुले की वो टिप्पणी याद आ गई जो किताब में दी गई है। बताइए। उन्होंने कहा था कि कैसे उच्च जाति के लोग ब्रिटिश सरकार की नौकरी करते हुए तो बड़े आधुनिक होने का दिखावा करते हैं, लेकिन रिटायर होते ही अपनी छुआछूत वाली ब्राह्मणवादी पोशाक में वापस आ जाते हैं। ये तो पाखंड की ओर इशारा करता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत में आधुनिकता को अक्सर ऊपरी तौर पर अपनाया गया, जबकि गहरे सामाजिक पूर्वाग्रह और ढांचे वैसे ही बने रहे। और यहीं से एक और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा निकलती है जो आधुनिकीकरण से जुड़ी है, धर्मनिरपेक्षीकरण। सेक्युलरिज्म। इसका मतलब तो धर्म को राजनीति से अलग रखना है, जैसा कि हमारे संविधान में है। हाँ, वो इसका राजनीतिक अर्थ है, लेकिन समाज शास्त्र में इसका एक और गहरा अर्थ है। धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब है कि समाज के अलग अलग हिस्से, जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था या कानून, धर्म के प्रभाव से धीरे धीरे आजाद होने लगते हैं। अच्छा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जाति। जाति और धर्मनिरपेक्षीकरण, ये दोनों तो एक दूसरे के विरोधी लगते हैं। यही तो मजा है। पारंपरिक भारत में जाति व्यवस्था एक धार्मिक ढांचे के भीतर काम करती थी। जी, पवित्रता और प्रदूषण की धारणाएं इसका केंद्र थीं। आपका सामाजिक दर्जा इस बात से तय होता था कि आप धार्मिक रूप से कितने शुद्ध हैं। लेकिन आज जाति का धार्मिक महत्व कम हो गया है, पर राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। सही बात है। आज जातियां राजनीतिक दबाव समूहों की तरह काम करती हैं। वो अपनी जाति के आधार पर वोट मांगती हैं, पार्टियां बनाती हैं, सत्ता में हिस्सेदारी चाहती हैं। जाति का ये जो धार्मिक रूप से निकलकर एक राजनीतिक रूप धारण करना है, इसी प्रक्रिया को जाति का धर्मनिरपेक्षीकरण कहा गया है। वाह, ये तो दिमाग खोलने वाली बात है। मतलब जाति खत्म नहीं हुई, बस उसने अपना चोला बदल लिया। बिल्कुल। अब वो धार्मिक नहीं, राजनीतिक हो गई है। इसका सीधा संबंध तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखे धर्मनिरपेक्ष शब्द और आज की चुनावी राजनीति से। बिल्कुल। और अब उस 2015 के मेंस के सवाल को फिर से सोचिए। हाँ, जिसमें पूछा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति और परंपराएं आज तक बिना टूटे कैसे संरक्षित हैं? इसका जवाब यही है, परंपराएं टूटी नहीं, उन्होंने आधुनिकता के साथ मिलकर अपना रूप बदल लिया। जाति जैसी पारंपरिक संस्था ने आधुनिक लोकतंत्र में अपनी एक नई धर्मनिरपेक्ष भूमिका खोज ली। ये परंपरा और आधुनिकता का जटिल नृत्य है, और यूपीएससी का अभ्यर्थी अगर इस नृत्य को समझ गया तो वो किसी भी विश्लेषणात्मक सवाल का जवाब दे सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि औपनिवेशिक काल में हुए उस बड़े टकराव ने भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन की कई समानांतर धाराएं पैदा की। सामाजिक सुधार, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण, ये सब एक साथ चल रहा था, कभी एक दूसरे की मदद करते हुए तो कभी एक दूसरे से टकराते हुए। ये कोई सीधी सरल रेखा नहीं है, बल्कि एक उलझा हुआ जाल है जिसे समझना ही यूपीएससी की असली मांग है। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला है, और मैं सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। जरूर। आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जहां दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, क्या संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण जैसी प्रक्रियाएं अब भी उतनी ही प्रासंगिक है, या फिर हम भारत में एक नई 5वीं प्रक्रिया देख रहे हैं, एक ऐसी मिश्रित ग्लोबल संस्कृति का उदय जहां मैकडॉनल्ड्स को भारत में मैक आलू टिक्की बर्गर बेचना पड़ता है, और जहां योगा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है
लेकिन हॉट योगा और पावर योगा जैसे पश्चिमी कलेवर में। इस नई खिचड़ी का भारत के सामाजिक ताने बाने पर आने वाले दशकों में क्या असर होगा? एक बेहतरीन सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। इस तरह की गहरी और उपयोगी चर्चाओं को जारी रखने में हमारी मदद करने के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग से ही हम ऐसा कंटेंट आप तक लाते रह सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.